एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 4.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा अंत तक, जिससे आपको प्रश्नावली 4.3 के सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे प्रश्नावली 4.3 के, और आपको सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे प्रश्नावली 4.3 के सभी प्रश्नों के। बच्चों, अगर आप हमारे एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियोस को तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आएंगे। और आपको इस अध्याय का कोई भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 1, दो चर वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। ठीक है, हमें समीकरण दिया गया है x धन y बराबर 4। हमें इसका आलेख खींचना है। तो दोस्तों, हमने अध्याय 4 के परिचय के वीडियो में इसे करना सीखा था। अब हम उससे ही सीखकर इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, वैसे ही इस प्रश्न को भी हम हल करेंगे। तो जिन्होंने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है अध्याय 4 का परिचय, वो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमने वहां क्या किया था, x बराबर शून्य लिया था और समीकरण में रखा था। x बराबर शून्य समीकरण में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, शून्य धन y बराबर 4। इससे हमें क्या प्राप्त होगा, y बराबर 4 प्राप्त होगा। तो इसे हम बिंदु के रूप में कैसे लिख सकते हैं या हल के रूप में, 0,4 दिए गए समीकरण का एक हल है। ठीक है, और ये एक बिंदु भी होगा आलेख पर। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी आलेख खींचने के लिए, हमें कोई भी रेखा खींचने के लिए हमें कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो हमें यहाँ पर इस समीकरण के पहले हम दो हल निकालेंगे और वो दो हल ही हमारी दो बिंदु होंगी और उन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें आलेख अर्थात रेखा प्राप्त होगी। अब दूसरे हल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y बराबर शून्य रख देंगे। x बराबर शून्य रखा था पहले, अभी y बराबर शून्य रख रहे हैं, क्योंकि शून्य रखने से प्रश्न को हल करना आसान हो जाता है। अब हम y बराबर शून्य को समीकरण में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x धन शून्य बराबर 4। तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 4। तो हम कह सकते हैं कि 4,0 दिए गए समीकरण का एक हल है। ठीक है, तो और ये एक बिंदु भी है। तो इस तरह हम कह सकते हैं हमने समीकरण के दो हल ज्ञात किए। पहला हल क्या है हमारा, 0,4। दूसरा हल है हमारा 4,0। अब इन दोनों हलों को या दोनों बिंदुओं को हम आलेख पर दिखाएंगे और फिर उन दोनों बिंदुओं को जोड़कर हम एक रेखा खींचेंगे जो कि हमारे दिए गए समीकरण का आलेख कहलाएगा। तो हमने समीकरण x धन y बराबर 4 के दो हल ज्ञात किए हैं, 0,4 और 4,0। ठीक है, तो अब हम इसको ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, इसका आलेख बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बिंदु लेंगे 0,4। तो ये बिंदु लिया हमने, ये हो गया हमारा 0,4। दूसरा बिंदु लेंगे हम 4,0। दूसरा बिंदु लिया हमने 4,0। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो जो रेखा हमें मिलेगी वही रेखा हमारी क्या कहलाएगी, दिया गया समीकरण का आलेख। दिया गया समीकरण क्या हमारा, x धन y बराबर 4। ठीक है, तो इसी तरह से हम किसी भी समीकरण का आलेख को प्रदर्शित करते हैं ग्राफ पर। इसी तरीके से हम इस प्रश्न के आगे के भागों को भी हल करेंगे। प्रश्न 1 भाग 2। इस भाग में हमें दिया गया समीकरण है x ऋण y बराबर 2 और हमें इसका क्या करना है, आलेख खींचना है। ठीक है, आलेख हमें इसका खींचना है। तो जैसा कि हमने भाग 1 में किया था वैसा ही हम अभी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या रख देंगे, दिए गए समीकरण में x बराबर शून्य रख देंगे। तो दिया गया समीकरण में x ऋण y हो गया बराबर कितना हो जाएगा, 2 के। तो y बराबर हमें कितना प्राप्त होगा, ऋण के 2। y बराबर हमें मिला ऋण के 2। तो इस समीकरण का पहला हल क्या हो गया, 0, ऋण के 2, और यही हमारा पहला बिंदु हो गया। अब दूसरा बिंदु ज्ञात करने के लिए हम क्या रख देंगे, y बराबर 0। y बराबर 0 रखेंगे तो समीकरण का हल होगा, x ऋण y की जगह रख देंगे 0 बराबर 2। तो हमें क्या प्राप्त होगा, x बराबर 2। x बराबर 2 हमें प्राप्त हो गया। तो
हमारा दूसरा हल क्या हुआ समीकरण का, 2, 0। ठीक है, तो इस तरह हमने समीकरण के दो हल ज्ञात किए, अर्थात दो बिंदु ज्ञात किए। ठीक है, तो पहला बिंदु या पहला हल क्या है समीकरण का, 0, ऋण के 2, और दूसरा बिंदु क्या है समीकरण का, 2, 0। अब हम इसको ग्राफ पर आलेखित करेंगे, खींचेंगे। तो दिए गए समीकरण x ऋण y बराबर 2 के हमने दो हल निकाले। पहला हल 0, ऋण के 2। ठीक है, तो इसे ग्राफ पर आलेखित करते हैं। 0, ऋण के 2 को आलेखित किया। दूसरा हल हमने क्या निकाला, 2, 0। इसको ग्राफ पर आलेखित करते हैं, 2, 0। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे और एक रेखा खींचेंगे। ये रेखा खींची हमने इन दोनों बिंदुओं को मिला के। यही रेखा जो है हमारे दिए गए समीकरण का आलेख है। ठीक है, तो दोस्तों ये दो बिंदुओं से जो मिलाकर हमने जो रेखा खींची है वही हमारे समीकरण का आलेख है। ठीक है, अब इस रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे वो हमारे दिए गए समीकरण का हल होंगे। आप अगर इसको जांचना चाहें तो जांच इसकी कर सकते हैं। प्रश्न 1 भाग 3, हमें आलेख खींचना है। दिया गया समीकरण है y बराबर 3 गुना x। ठीक है, तो वैसे ही हल करेंगे हम। सबसे पहले x बराबर 0 ले लेंगे, समीकरण में रखेंगे, तो y बराबर क्या होगा, 3 गुना 0। तो y बराबर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, y बराबर हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। तो दिए गए समीकरण का हमें पहला हल मिला या पहला बिंदु मिला, 0, 0। ये दिए गए समीकरण का पहला हल है। तो अब आपने देखा यहाँ पे आपको y बराबर क्या मिला, 0 मिला। तो अब दूसरा हल ज्ञात करने के लिए y बराबर 0 नहीं रख सकते, क्योंकि फिर आपको x बराबर 0 मिलेगा। तो आपको अब कुछ और रखना होगा दूसरा हल ज्ञात करने के लिए। तो हम क्या रख देते हैं, x बराबर 1 रख देते हैं। ठीक है, अब x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा, 3 गुना 1, यानी कि y बराबर 3। y बराबर हमें 3 प्राप्त हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 1, 3 दिए गए समीकरण का एक हल है। तो हमें दो हल प्राप्त हुए दिए गए समीकरण के। पहला हल है 0, 0 और दूसरा हल है 1, 3। अब इन दोनों हल या दोनों बिंदुओं को हम ग्राफ पर आलेखित करेंगे और फिर दोनों बिंदुओं को मिलाकर रेखा खींचेंगे। वही हमारे दिए गए समीकरण का आलेख होगा। समीकरण दिया है हमें y बराबर 3x। हमें पहला बिंदु मिला 0, 0। इसको हम ग्राफ पर आलेखित करते हैं। 0, 0 को हमने ग्राफ पर आलेखित किया। दूसरा बिंदु हमें क्या प्राप्त हुआ था, यह हल 1, 3। अब 1, 3 को हम बिंदु को हमने ग्राफ पर आलेखित किया, 1, 3। अब इस दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे, इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो हमें रेखा प्राप्त होगी। यही रेखा क्या होगा, हमारा दिए गए समीकरण y बराबर 3x का आलेख होगा। ठीक है, अगर आप इस रेखा पर कोई भी बिंदु लेंगे तो वो दिए गए समीकरण y बराबर 3x का हल होगा। ठीक है, y बराबर 3x को जो है वो पूरा करता हुआ दिखाई देगा आपको। आप कोई भी बिंदु ले लीजिए इसमें। ठीक है, आप इसकी जांच कर सकते हैं उत्तर की। प्रश्न 1 भाग 4, यहाँ पर भी हमें आलेख खींचने को कहा गया है। क्या समीकरण है यहाँ पर, 3 बराबर 2 गुना x धन y। ठीक है, तो हम उसी प्रक्रिया से इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम x बराबर 0 ले लेंगे और समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण हमारा 3 बराबर 2 गुना x, तो 2 गुना 0 धन y। तो y बराबर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। y बराबर हमें 3 मिल गया। तो दिए गए समीकरण का पहला हल हमें क्या प्राप्त हुआ, 0, 3। ठीक है, अब दूसरा हल प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रख देंगे। समीकरण क्या हमारा, 3 बराबर 2 गुना x धन y, की जगह रख देंगे 0। तो x बराबर हमें प्राप्त होगा 1.5, 1.5। तो हमें प्राप्त हुआ x बराबर 1.5। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो दूसरा हल है या दूसरा बिंदु वो क्या है, 1.5, 0। ये दिए गए समीकरण का दूसरा हल है। ठीक है, तो ये हमने देखा, पहला हल मिला 0, 3 और दूसरा हल मिला 1.5, 0। अब हम इन दोनों हलों को या दोनों बिंदुओं को ग्राफ पर आलेखित करेंगे और फिर वो दोनों बिंदुओं को मिला के हम रेखा खींच देंगे, जो कि हमारे दिए गए समीकरण का आलेख कहलाएगा। दिया गया समीकरण 3 बराबर 2 गुना x धन y। इसका पहला हल या पहला बिंदु क्या निकला था, 0, 3।
0,3 को हम ग्राफ पे दिखा देंगे। हमने दिखा दिया यहाँ पर 0,3। दूसरा बिंदु क्या है हमारा 1.5, इस बिंदु को हम दिखाएंगे ग्राफ पर 1.5, ये बिंदु आगे 1.5 कहाँ होगा 1 और 2 के बीच में। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला के हम रेखा खींच देंगे। यही रेखा जो है हमारे दिए गए समीकरण 3 बराबर 2x धन y का हल होगी। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो दोस्तों इस तरह हमने देखा किस तरह हम दिए गए समीकरण का आलेख खींच सकते हैं। बहुत ही आसान है इस तरह के प्रश्नों को हल करना। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बच्चों, अगर आप हमारे एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियोस को तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आएंगे। और आपको इस अध्याय का कोई भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 2, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। ठीक है, तो हमें इस बिंदु दिए गए बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखने हैं। और फिर पूछा है इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। ठीक है, तो पहले तो हमें दो समीकरण बताने हैं इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखाओं के, और फिर हमें बताना है कि इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं और फिर उसका कारण बताना है क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले समीकरण को देखते हैं। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहला समीकरण निकालेंगे उसके लिए ये जो बिंदु दिया गया है उन दोनों बिंदु ये इस बिंदु के जो दोनों पद हैं 2 और 14, ठीक है, उन दोनों को हम जोड़ देंगे। 2 और 14 को आप जोड़ देंगे तो आपको कितना मिलेगा 16। ठीक है, तो आप कह पाएंगे कि x धन y बराबर 16, क्योंकि 2 और 14 को जोड़ने पे हमें कितना मिला 16। एक्स धन वाई बराबर 16 जो है वो दिए गए बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा का समीकरण है। ठीक है, तो हमारा पहला उत्तर क्या हुआ एक्स धन वाई बराबर 16। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि समीकरण एक्स धन वाई बराबर 16 दिए गए बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली रेखा का एक समीकरण है। उसी तरह हम दूसरा समीकरण ज्ञात करते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो दिया गया बिंदु है उसमें से एक्स से वाई को ऋण कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 2 में से 14 गए तो हमें कितने मिलेंगे ऋण के 12। ठीक है, तो हमारा दूसरा समीकरण क्या आ जाएगा एक्स ऋण वाई बराबर -12 ऋण के 12। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा उत्तर होगा। तो हम कह पाएंगे कि समीकरण एक्स माइनस वाई बराबर ऋण के 12 जो है वो दिए गए बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली रेखा का एक समीकरण है। ठीक है, तो हमने दिए गए प्रश्न में दिए गए बिंदु से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिख दिए। अब हमसे पूछा है कि इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं। तो दोस्तों आपको पता है एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं जा सकती है। अनंत यानी कि इनफाइनाइट, यानी कि अनेक रेखाएं जा सकती हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा अनंत अनेक रेखाएं जा सकती हैं किसी भी बिंदु से होकर। ठीक है, तो दिए गए बिंदु से होकर भी कितनी रेखाएं जा पाएंगी अनंत अनेक रेखाएं। ठीक है, पर क्यों, क्योंकि हमें पता है एक बिंदु से होते ही अनंत अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारे चौथे भाग का उत्तर है इस प्रश्न के। ठीक है, तो इस तरह हमने चारों प्रश्नों का उत्तर दिया, चारों भागों का उत्तर दिया इस प्रश्न के। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न का हल समझ में आया होगा। प्रश्न 3, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर a गुणा x धन 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। दिए गए समीकरण का एक बिंदु हमें दिया गया है 3,4। ठीक है, बहुत आसान है ये प्रश्न, इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिंदु 3,4 दिए गए समीकरण, जो समीकरण दिया गया 3y बराबर a गुणा x धन 7, उसमें हम दिए गए बिंदु को रख देंगे समीकरण में। ठीक है, तो x बराबर हम क्या रख देंगे 3 और y बराबर हम क्या रख देंगे 4। x बराबर 3 और y बराबर 4 हम कहाँ रख देंगे दिए गए समीकरण में। ठीक है, दिए गए समीकरण में y की जगह रखेंगे 4 और x की जगह रखेंगे 3। ठीक है, दिया गया समीकरण है 3y बराबर ax धन 7, y की जगह हम क्या रख देंगे 4 और x की जगह हम क्या रख देंगे 3। ठीक है,
तो हो जाएगा 3 × 4 बराबर a गुणा x है तो a गुणा 3 धन 7। ठीक है, तो 3 × 4 कितना हो जाएगा हमारा 12। 3 × 4 हो गया 12 और ये 3a हो जाएगा धन 7। 12 में से 7 जाएंगे तो बचेगा 5। तो 3a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 12। 3a हो जाएगा 5। ठीक है, तो a बराबर हमें कितना मिलेगा 5/3। तो a बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ 5/3। और यही हमें ज्ञात करने को कहा गया था प्रश्न में। तो यही क्या है हमारे इस प्रश्न का उत्तर है a बराबर 5/3। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। प्रश्न 4, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है। ठीक है, और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है तो और कुल किराया y रुपए है, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख कीजिए। ठीक है, तो रैखिक समीकरण हमें लिखना है x और y में और उसका आलेख करना है। ठीक है, तो जो चीजें दी गई हैं पहले तो हम उसको लिख लेते हैं। क्या दिया गया है हमें, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है, हमने लिख लिया। फिर दिया गया है हमें और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया कितना है 5 रुपए प्रति किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए वो 8 रुपए लेगा ऑटो वाला, रिक्शे वाला, और उसके बाद के लिए वो टैक्सी वाला क्या लेगा हर किलोमीटर के लिए 5 रुपए। ठीक है, जैसे कि अगर वो 2 किलोमीटर चलते हैं आप तो पहले किलोमीटर के लिए 8 लेगा, फिर उसके अगले के लिए 5 लेगा, तो कुल मिला के 13 रुपए लेगा। ठीक है, तय की गई दूरी कितनी है x किलोमीटर है। ठीक है, और कुल किराया कितना है y रुपए है। तो जो तय की गई दूरी x किलोमीटर है इसको हमें दो भाग में तोड़ना होगा, पहला किलोमीटर और पहले किलोमीटर के बाद के किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो हमें दी गई थी। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं, रैखिक समीकरण बनाते हैं। कुल किराया कितना है हमारा y रुपए है कुल किराया। पहले किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपए, तो पहले किलोमीटर का किराया होगा 8 रुपए। तो उसके बाद के किलोमीटर का कुल किराया कितना होगा, उसके बाद की दूरी गुणा 5, क्योंकि उसके बाद प्रति किलोमीटर कितने रुपए ले रहा है 5 रुपए। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा y बराबर पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए, फिर उसके बाद कितने किलोमीटर आप चलेंगे x ऋण 1 x-1, क्योंकि 1 किलोमीटर आप चल दिए हैं उसका किराया 8 रुपए है। ठीक है, और फिर 5 से गुणा कर देंगे क्योंकि फिर प्रति किलोमीटर कितना किराया है 5। अब हम इसको हल कर लेंगे, आसान है। y बराबर 8 को 8 लिखा, x गुणा 5 5x हो गया, ऋण के 1 गुणा 5 ऋण के 5 हो गए। 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेंगे, तो हो जाएगा हमारा y बराबर 5x-3। तो हमारा क्या समीकरण आ जाएगा 5x-y-3 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारे पहले भाग का उत्तर हो गया कि हमने रैखिक समीकरण लिख लिया दिए गए टैक्सी के किराए का। ठीक है, तो ये पहले भाग। अब हमें इसका आलेख करना है। तो जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में देखा था किसी भी समीकरण का कैसे आलेख करना है, बिल्कुल उसी विधि से हम इसका आलेख करेंगे। तो हमने रैखिक समीकरण ज्ञात कर लिया 5x-y-3 बराबर 0। ठीक है, अब हमें इसका आलेख करना है। तो आलेख करने के लिए हमें दो बिंदुओं की आवश्यकता होगी, अर्थात इस समीकरण के दो हलों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो पहला हल हम ज्ञात करेंगे x बराबर 0 रखकर और दूसरा हल हम ज्ञात करेंगे y बराबर 0 रखकर। तो हम पहला हल ज्ञात करते हैं x बराबर 0 लेने पर। ठीक है, तो दिए गए समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे तो 5 गुणा x है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 गुणा 0 ऋण के y धन 3 बराबर 0। तो हमें क्या प्राप्त होगा ऋण के y धन 3 बराबर 0। तो हमें क्या प्राप्त हुआ y बराबर 3, y बराबर 3 मिला। तो हमें पहला बिंदु या पहला हल क्या मिला 0,3 दिए हुआ समीकरण का पहला हल मिल गया हमें। अब दूसरा हल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे y बराबर 0 लेंगे। y बराबर 0 ले लिया हमने। अब y बराबर 0 को समीकरण में रखेंगे तो समीकरण क्या होगा 5 गुणा x ऋण y था तो ऋण 0 धन 3 बराबर 0। तो हो जाएगा 5x धन 3 बराबर 0। यहाँ से हम इसे हल करेंगे तो हमें x बराबर प्राप्त होगा ऋण के 0.6 0.6 ऋण के 0.6 प्राप्त होगा। तो हमारा अगला बिंदु या अगला हल क्या हो गया ऋण के 0.6, 0 दूसरा हल मिल गया हमें। अब हम इसे लिख लेते हैं। तो पहला हल हमें क्या मिला 0,3, दूसरा हल हमें क्या मिला ऋण के 0.6, 0। अब हम इसको
ग्राफ पर आलेखित करेंगे, आलेख करेंगे इसका। हमारा दिया गया समीकरण है 5x ऋण y धन 3 बराबर 0, जो कि हमने ज्ञात किया था। और हमें जो दो बिंदु या दो हल मिले, वो पहला हल क्या है 0,3, दूसरा हल है हमारा ऋण के 0.6, 0। ठीक है, तो हम जो पहला हल है, पहला बिंदु है, उसको ग्राफ पे आलेखित करते हैं 0,3। तो हमने पहला बिंदु आलेखित किया 0,3। दूसरा बिंदु हमारा है ऋण के 0.6, 0। ऋण के 0.6, 0 दूसरा बिंदु आलेखित किया। अब हम इन दोनों बिंदुओं को जोड़ देंगे एक रेखा से, एक रेखा में मिल जाएगी। दोनों बिंदुओं को जोड़ेंगे एक रेखा से, स्केल से आप जोड़िएगा दोनों बिंदुओं को और रेखा खींचिएगा जैसा कि यहाँ पर खींचा है। और यही रेखा जो है हमारे दिए गए समीकरण का आलेख है। हमारा दिया गया समीकरण है 5x ऋण y धन 3 बराबर 0। तो यही जो रेखा है ग्राफ पर, यही हमारा आलेख है दिए गए समीकरण का, और यही हमारा उत्तर है इस प्रश्न का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। बच्चों, अगर आप हमारे एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियोस को, तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आएंगे। और आपको इस अध्याय का कोई भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 5, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। ठीक है, तो हमें दो आकृति दी गई है, आकृति 4.6 और आकृति 4.7। ठीक है, तो आकृति 4.6 के लिए हमें चार समीकरण दिए गए हैं। पहला है y बराबर x, दूसरा है x धन y बराबर 0, तीसरा है y बराबर 2x और चौथा है 2 धन 3y बराबर 7x। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से, इन चारों विकल्पों में से कौन सा समीकरण जो है वो दिए गए आलेख की का समीकरण है। जो हमें आलेख दिया गया है आकृति 4.6 में, उस आलेख का समीकरण हमें ज्ञात करना है। उसी तरह आकृति 4.7 का जो आलेख है, उस आलेख में का कौन सा समीकरण है, दिए गए चार समीकरण y इक्वल टू एक्स धन 2, y बराबर एक्स ऋण 2, y बराबर ऋण के x धन 2 और x धन 2y बराबर 6। इन चारों में से कौन सा विकल्प जो है वो आलेख का दिया गया समीकरण है। ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो हम इसे हल करेंगे। पहले हम करेंगे हल 4.6 के लिए, फिर हम हल करेंगे आकृति 4.7 के लिए। तो हम आकृति 4.6 के लिए हल करते हैं। ठीक है, तो दिए गए आलेख का समीकरण कौन सा होगा समीकरण। ठीक है, तो पहले तो हम दिए गए आलेख पर ज्ञात करते हैं कि हमें कौन कौन से तीन बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला बिंदु कौन सा दिया गया आलेख पर हमें, ऋण के 1,1। ठीक है, ये बिंदु दिया गया है। ठीक है, इसको लिख लिया हमने। तो इस बिंदु में x हमारा क्या हो जाएगा, ऋण का 1 और y क्या हो जाएगा 1। दूसरा बिंदु क्या है आलेख पर, 0,0, यह है बिंदु 0,0। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 और y बराबर भी क्या हो जाएगा 0। तीसरा बिंदु क्या है, तीसरा बिंदु ये है हमारा 1,1, 1,1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 और y बराबर क्या हो जाएगा ऋण के 1। ठीक है, तो आलेख पर हमें तीन बिंदु दिए हैं। ठीक है, तो जो भी आलेख का सही समीकरण होगा वो इन तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करेगा। ठीक है, और अगर इन तीनों बिंदु में से किसी भी एक बिंदु को अगर वो आलेख वो समीकरण संतुष्ट नहीं करता है, तो वह समीकरण इस आलेख का समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है, हम पहले भाग से इसको शुरू करते हैं। पहले भाग में हमें क्या दिया है, y बराबर x। ठीक है, y बराबर x दिया है। तो हम पहले बिंदु से शुरू करेंगे, पहले बिंदु की जांच करेंगे, और अगर तीनों बिंदुओं इन समीकरण को संतुष्ट करेंगे तो ये समीकरण इस आलेख दिए गए आलेख का समीकरण कहलाएगा। तो हम सबसे पहले बिंदु ऋण के 1,1 को समीकरण y बराबर x में रख देते हैं।
ठीक है। तो y हमारा कितना है, 1 है, और x हमारा कितना है, ऋण का 1। ठीक है। तो y बराबर x है, तो y की जगह रख देंगे 1, और x कितना है, ऋण का 1, तो x बराबर रख देंगे ऋण का 1। क्या हमारा एक ऋण के 1 के बराबर होगा, नहीं होगा। ठीक है। तो जो है ये समीकरण, दिया गया बिंदु समीकरण का हल है, नहीं है। अतः बिंदु ऋण का 1, 1 दिए गए समीकरण का एक हल नहीं है। ठीक है। तो ये बिंदु दिए गए समीकरण का हल नहीं है, तो ये जो समीकरण है y बराबर x दिए गए आलेख का समीकरण नहीं है। ठीक है, यही हमारा उत्तर है इस भाग का। दूसरा समीकरण हमें दिया गया है x धन y बराबर 0। ठीक है। तो इस पर भी हम तीनों बिंदुओं को जांच कर लेंगे। सबसे पहले बिंदु हमारा कौन सा है, ऋण का 1, 1। ठीक है, इसको हम x धन y बराबर 0 पर रख कर देख लेंगे। x बराबर क्या है, ऋण का 1, y बराबर क्या है, 1। ठीक है। तो हम समीकरण में रखेंगे, तो x धन y है, तो ऋण का 1 धन 1 बराबर 0 होगा। ठीक है। तो 0 बराबर 0 हमें मिल जाएगा। तो ये जो बिंदु है, ये दिए गए समीकरण x धन y का एक हल है, यानी कि x धन y के जो आलेख पर ये बिंदु पाया जाता है। अब हम दूसरे बिंदु की जांच कर लेंगे। दूसरा बिंदु हमारा क्या है, 0, 0। अब इसको भी दिए गए समीकरण में रख देते हैं। ठीक, तो x बराबर 0 और y बराबर 0 रख देंगे, तो 0 धन 0 बराबर 0 होगा, यानी कि 0 बराबर 0। ठीक है। तो संतुष्ट करता है हमारे समीकरण को ये बिंदु। अतः बिंदु 0, 0 दिए गए समीकरण x धन y बराबर 0 का एक हल है। अब हम तीसरे बिंदु की जांच कर लेते हैं। तीसरा बिंदु क्या है हमारा, 1, ऋण का 1। इसको हम किस पे रखेंगे, x धन y बराबर 0 पर। तो x बराबर 1 और y बराबर ऋण का 1। x की जगह रख दिया हमने 1, y की जगह रख दिया ऋण का 1। तो ये भी हमारा क्या होगा, 0 बराबर 0। तो इस समीकरण को संतुष्ट करता है ये। अतः बिंदु 1, ऋण का 1 दिए गए समीकरण x धन y बराबर 0 का एक हल है। तो हमने देखा कि x धन y बराबर 0 जो समीकरण है, वो तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करता है। अतः x धन y बराबर 0 दिए गए आलेख का समीकरण है। ठीक है। तो ये दिए गए समीकरण का हल है, x धन y बराबर 0। अब हम तीसरे भाग को देखते हैं। हमें समीकरण दिया गया है y बराबर 2x। ठीक है। तो हम पहले बिंदु ऋण का 1, 1 इसको दिए गए समीकरण y बराबर 2x पर रख के देखते हैं कि इसको संतुष्ट करता है या नहीं। यहाँ पर x बराबर क्या है, ऋण का 1, y बराबर क्या है, 1। तो y बराबर हमने रख दिया 1, फिर 2, x की जगह रख दिया ऋण का 1। तो ये क्या होगा, 1 बाईं तरफ 1 और दाईं तरफ हमें मिलेगा ऋण के 2। 1 ऋण के 2 के बराबर नहीं है, 1 ऋण के 2 के बराबर नहीं है। तो ये जो बिंदु है हमारा, ऋण का 1, 1, ये हमारे दिए गए समीकरण y बराबर 2x को संतुष्ट नहीं करता है। अतः बिंदु ऋण का 1, 1 दिए गए समीकरण y बराबर 2x का एक हल नहीं है, इसको संतुष्ट नहीं करता है। तो दिया गया समीकरण y बराबर 2x दिए गए आलेख का समीकरण नहीं है, नहीं है। ठीक है। अब हम आकृति 4.6 के चौथे भाग को देखते हैं। यहाँ हमें समीकरण दिया है 2 धन 3y बराबर 7x। ठीक है। तो अगर ये समीकरण दिए गए आलेख का समीकरण है, तो ये तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करेगा। तो हम पहले बिंदु को देख लेते हैं। पहला बिंदु हमारा ऋण का 1, 1। इसको हम समीकरण 2 धन 3y बराबर 7x पर रख देंगे। x बराबर क्या है, ऋण का 1, y बराबर क्या है, 1। तो 2 तो 2 हो गया, 3y, 3 गुना y की जगह रख दिया हमने 1, फिर 7 x की जगह क्या रख दिया, ऋण का 1। ठीक है। तो हम देखेंगे बाईं तरफ हमें मिलेगा 5, क्योंकि 2 धन 3 5 हो गया, और दाईं तरफ मिलेगा ऋण के 7। तो 5 ऋण के 7 के बराबर होगा, नहीं होगा। तो हम क्या पाएंगे कि बिंदु दिया गया बिंदु ऋण का 1, 1 दिए गए समीकरण 2 धन 3y बराबर 7x का एक हल नहीं है। अतः दिया गया समीकरण 2 धन 3y बराबर 7x दिए गए आलेख का एक समीकरण नहीं है। ठीक है। इस तरह से हम अपना उत्तर की प्राप्ति करेंगे। आकृति 4.7। ठीक है। तो पहले तो इस आकृति पर
इस आलेख पर दिए गए बिंदुओं को हम निकालते हैं। तो पहला बिंदु हमें इस आकृति पे हमें 3 बिंदु दिए हैं, ठीक है। तो पहले एक एक करके बिंदु को निकालते हैं। पहला बिंदु हमें ये दिया हुआ है, ये क्या है, ऋण का 1,3, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण का 1 और y बराबर हो जाएगा 3। दूसरा बिंदु हमारा क्या है, ये 0,2। दूसरा बिंदु हमारा 0,2, x बराबर हो जाएगा 0 और y बराबर हो जाएगा 2। तीसरा बिंदु है हमारा ये 2,0, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 2 और y बराबर हो जाएगा 0। तो जो भी सही समीकरण होगा दिए गए विकल्पों में से, वो इन तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो हम पहले विकल्प से शुरू करते हैं। पहला विकल्प हमें दिया गया है y बराबर x धन 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो पहला बिंदु हमारा ऋण का 1,3, इसको दिए गए समीकरण y बराबर x धन 2 पर रखते हैं, ठीक है। तो x बराबर हम कितना रखेंगे, ऋण का 1 और y बराबर 3, ठीक है। तो y बराबर, तो y की जगह हमने रख दिया 3 और x की जगह रख दिया ऋण का 1 धन 2। तो हमें क्या प्राप्त होगा, बाईं तरफ हमें मिलेगा 3 और दाईं तरफ हमें मिलेगा ऋण का 1 धन 2 यानी कि 1। क्या 3 1 के बराबर है, नहीं है। तो हम कह पाएंगे दिया गया बिंदु ऋण का 1,3 दिए गए समीकरण y बराबर x धन 2 का एक हल नहीं है। अतः y बराबर x धन 2 जो है दिए गए आलेख का समीकरण नहीं है, ठीक है। तो ये जो समीकरण है वो दिए गए आलेख का समीकरण नहीं है, क्योंकि ये दिए गए आलेख के सभी बिंदुओं को संतुष्ट नहीं कर रहा है। अब हम आकृति 4.7 के दूसरे विकल्प को देखते हैं। दूसरे विकल्प का समीकरण है y बराबर x ऋण 2, ठीक है। तो अगर ये हमारा दिए गए आलेख का समीकरण सही समीकरण होगा तो ये तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करेगा। तो हम पहले बिंदु से शुरू करते हैं। पहला बिंदु है हमारा ऋण का 1,3, इसको हम दिए गए समीकरण y बराबर x ऋण 2 पर रख के देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा x बराबर क्या होगा, ऋण का 1 और y बराबर है 3, ठीक है। तो y की जगह तो हमने रख दिया 3, x की जगह रख दिया ऋण के 1 और फिर ऋण का 2, तो ऋण का 2 है ही। तो हमें बाईं तरफ क्या मिलेगा, 3 और दाईं तरफ क्या मिलेगा, ऋण के 3। क्या 3 बराबर ऋण के 3 होगा, नहीं होगा। अतः हम कह पाएंगे कि बिंदु दिया गया बिंदु ऋण का 1,3 दिए गए समीकरण y बराबर x ऋण 2 का हल नहीं है, ठीक है। तो हम कह पाएंगे कि जो दिया गया समीकरण है y बराबर x ऋण 2 दिए गए आलेख का समीकरण नहीं है। यह हमारा उत्तर हो जाएगा। आकृति 4.7 के लिए तीसरा समीकरण हमें क्या दिया है, y बराबर ऋण का x धन 2। तो अगर ये दिए गए आलेख का सही समीकरण होगा तो ये क्या करेगा, तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो हम पहले बिंदु को देखेंगे। पहले ऋण का 1,3, इसको दिए गए समीकरण y बराबर ऋण का x धन 2 पर रखते हैं। तो x बराबर क्या होगा, ऋण का 1, y बराबर क्या होगा 3, इसको रखते हैं समीकरण में। तो y की जगह तो हमने रख दिया 3, ऋण का चिन्ह है, उसके बाद x की जगह क्या रख देंगे, ऋण का 1 धन 2। तो हम देखेंगे कि हमें बाईं तरफ भी 3 मिल रहा है और दाईं तरफ भी 3। तो दाईं तरफ 3 बराबर 3 हो गया, बाईं और दाईं तरफ बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु जो ऋण का 1,3 है वो दिए गए समीकरण y बराबर ऋण का x धन 2 का एक हल है, ठीक है। अब ये हल निकल आया तो हमें दूसरा बिंदु को भी चेक करना पड़ेगा कि वो इसका हल है या नहीं। और अगर तीनों बिंदु संतुष्ट करेंगे तो फिर ये समीकरण जो है दिए गए आलेख का समीकरण कहलाएगा। तो हम दूसरे बिंदु को चेक करते हैं। दूसरा बिंदु क्या है, 0,2, इसको हम दिए गए समीकरण पर रखते हैं। तो x बराबर 0 रखेंगे और y बराबर 2 रखेंगे। तो y की जगह हमने क्या रख दिया, 2, और ऋण x की जगह क्या रख दिया, 0 धन 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बाईं तरफ 2 बराबर दाईं तरफ 2, ठीक है। तो ये दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु 0,2 दिए गए समीकरण का एक हल है। अगर ये हल है तो अब तीसरे बिंदु को भी हमें चेक करना पड़ेगा कि वो हल है या नहीं। तो हम तीसरे बिंदु को चेक करते हैं। तीसरा बिंदु क्या है हमारा, 0, ठीक है। इसको हम रखेंगे y बराबर इनका x धन 2 पर, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो गया हमारा 2, y बराबर क्या हो गया 0। तो y की जगह हम क्या रख देंगे, 0, और ऋण का x है तो ऋण का 2 धन 2,
तो ये हो जाएगा हमारा बाईं तरफ 0 और दाईं तरफ 0। ठीक है, तो दाईं तरफ और बाईं तरफ बराबर हो गए, तो हम कह सकते हैं कि बिंदु 2,0 दिए गए समीकरण का एक हल है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि ये तीनों बिंदुओं जो है दिए गए समीकरण का हल है। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण y बराबर ऋण का x धन 2 दिए गए आलेख का एक समीकरण है। ठीक है, तो ये जो विकल्प है, ये विकल्प जो है वो दिए गए आलेख का एक समीकरण है। अब हम आकृति 4.7 के चौथे समीकरण को देखते हैं, विकल्प को। चौथा क्या विकल्प है हमारा, x धन 2y बराबर 6। तो अगर ये दिए गए आलेख का सही समीकरण होगा तो ये तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करेगा। तो हम पहले बिंदु की जांच करते हैं। पहला बिंदु है हमारा ऋण का 1,3, इसको दिए गए समीकरण x धन 2y बराबर 6 पर रख के देखते हैं। x बराबर क्या होगा, ऋण का 1, y बराबर 3। तो x की जगह रख दिया हमने ऋण का 1 धन 2 गुणा y की जगह रख दिया हमने 3। ठीक है, तो हमें बाईं तरफ क्या मिलेगा, ऋण का 1 धन 6 यानी कि 5। तो क्या 5 6 के बराबर है, नहीं है, 5 6 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु 1,3 दिए गए समीकरण x धन 2y बराबर 6 का एक हल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण x धन 2y बराबर 6 दिए गए आलेख का समीकरण नहीं है। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। बच्चों, अगर आप हमारे एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियोस को तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आएंगे। और आपको इस अध्याय का कोई भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 6, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में लिखिए। दो चरों वाले समीकरण के रूप में लिखने व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। ठीक है, यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक या 0 मात्रक है तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न को दोबारा से पढ़ते हैं। हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य उस पिंड के द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस कथन को दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले तो हमें इस कथन को दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, और अचर बल कितना दिया गया हमें, 5 मात्रक। अचर बल 5 मात्रक लेकर हमें इसका आलेख भी खींचना है, खींचेंगे। ये हमें दूसरा काम करना है इसमें। फिर हमें पिंड द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। दूरी दी गई है हमें 2 मात्रक और 0 मात्रक। तो हमें आलेख के द्वारा, समीकरण के द्वारा नहीं, ध्यान रखिएगा, आलेख के द्वारा किया हुआ कार्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम एक एक करके हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि जो पिंड द्वारा तय की गई दूरी है वो कितनी है, x है। ठीक है, माना कि पिंड द्वारा तय की गई दूरी x है और माना कि पिंड द्वारा तय किया गया कार्य y है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हमें क्या दिया गया है, अचर बल। अचर बल को भी हम क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं। ठीक है, अचर बल है k। ठीक है, इंग्लिश में इसे कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अचर बल हमने मान लिया k। अब हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है अचर बल k किसके कितना है, 5। ये हमें दिया गया है अचर बल 5 मात्रक। ठीक है, तो अचर बल को हमने 5 ले लिया। और हमें क्या दिया गया है, पिंड द्वारा किया गया कार्य जो कि हमने क्या माना है, y। पिंड द्वारा तय की गई दूरी जो हमने माना है x के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती होता है मतलब कि जैसे कि जैसे जैसे ही दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे कार्य बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे दिखाते हैं, y अनुक्रमानुपाती है x के। ठीक है, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y का मान बढ़ेगा। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हम यहाँ क्या रख देंगे, k। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, kx। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा एक समीकरण हो गया, दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, पर चूंकि हमें k का मान दिया गया है 5 मात्रक तो हम k बराबर क्या रख देंगे, 5। k बराबर हमें 5 दिया गया है तो हमने k बराबर रख दिया
5। तो ये हो गया y बराबर 5x। तो ये हमारे पहले भाग का उत्तर हो गया कि हमने दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिख दिया। ठीक है, अब हमें इसका आलेख खींचना है और फिर हमें जो दो तय की गई दूरी बताई गई है, दो मात्रक और जीरो मात्रक, उनके हिसाब से आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम इसका आलेख खींचेंगे। तो हमें रैखिक समीकरण क्या प्राप्त हुआ था, y बराबर 5x। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले रैखिक समीकरण का आलेख ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, x बराबर शून्य ले लेंगे और इसको हम समीकरण में रख देंगे। तो x की जगह हम क्या रख देंगे, शून्य। तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 5 गुणा शून्य। तो y बराबर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, शून्य। तो हम कह सकते हैं शून्य कॉमा शून्य दिए गए समीकरण y बराबर 5x का एक हल है। ठीक है, जो कि समीकरण हमने ज्ञात किया था। तो शून्य कॉमा शून्य जो है समीकरण का एक हल है। अब हम y बराबर शून्य नहीं ले सकते क्योंकि y बराबर शून्य हमें प्राप्त हो गया है। तो हम क्या ले लेंगे, x बराबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, हम ऐसे ही मानों को लेते हैं जिनसे हमें सवाल को हल करने में आसानी में हो। तो अब x बराबर 1 रख देंगे हम। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणा 1, यानी कि y बराबर हमें कितना मिलेगा, 5। तो हम कह सकते हैं कि अब 1,5 जो है, क्योंकि x 1 था तो y 5 है, दिए गए समीकरण y बराबर 5x का एक हल है। ठीक है, अब हम इसको लिख लेंगे। तो हमें पहला हल क्या प्राप्त हुआ, शून्य कॉमा शून्य। दूसरा हल हमें क्या प्राप्त हुआ, 1,5। ठीक है, अब हम इसको आलेखित करेंगे। क्योंकि हमें दो बिंदु प्राप्त हो गए और इन दो बिंदुओं को हम ग्राफ पर लिखेंगे और फिर इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। तो जो रेखा हमें प्राप्त होगी वही हमारा इस समीकरण का आलेख कहलाएगा। हमारा समीकरण है y बराबर 5x और जो हमें बिंदु मिले हैं, तो हम पहला बिंदु क्या हमारा, शून्य कॉमा शून्य, इसको ग्राफ पर आलेखित करते हैं। शून्य कॉमा शून्य बिंदु हमें मिल गया, इसी को हम मूल बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा बिंदु है 1,5। ठीक है, तो 1,5 कहाँ होगा, x अक्ष से आप देखेंगे तो 1 पर और y अक्ष के समानांतर 5 पर। ठीक है, तो हमें बिंदु मिल गया 1,5। अब हमें दो बिंदु प्राप्त हो गए, तो हम इन दोनों बिंदुओं को मिला के एक रेखा खींचेंगे। एक रेखा खींची हमने, यही जो रेखा है यही हमारा क्या है, हमारे ज्ञात किए हुए समीकरण y बराबर 5x का आलेख है। तो यही हमारा कहलाएगा y बराबर 5x का आलेख। ठीक है, तो हमने आलेखित कर दिया जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ था उसको। ठीक है, अब हम अंतिम भाग में जाते हैं अपने प्रश्न के, जहां पर हमें दूरी दी गई है और हमें कार्य को ज्ञात करना है, लेकिन आलेख के द्वारा, समीकरण के द्वारा नहीं, आलेख के द्वारा। तो अब हम उसे हल करेंगे। अब हमें पिंड द्वारा तय की गई दूरी दी गई है। तो पहले भाग में हमें दूरी दी गई है दो मात्रक और दूसरे भाग में दी गई है जीरो मात्रक। तो हम पहले पहले भाग को हल करते हैं जहां पर हमें दूरी दी गई है दो मात्रक। ठीक है, तो ये आप देखिए ग्राफ यहाँ पर रेखा खींची हुई है, आलेख खींचा हुआ है पहले से ही जो हमने अभी किया था। ठीक है, अब हमें दो मात्रक दी गई है दूरी। दूरी को हमने किस अक्ष पर लिया था, एक्स अक्ष पर लिया है और कार्य हमारा है वाई अक्ष पर। ठीक है, कार्य है हमारा वाई अक्ष पर, क्योंकि हमने दूरी को क्या माना था, एक्स, और कार्य को क्या माना था, वाई। ठीक है, तो एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2। तो अब हम जो एक्स है, एक्स बराबर 2 के 2 से लंबवत एक रेखा खींचेंगे जो कि हमारे ज्ञात किए हुए आलेख को काटे। ठीक है, तो ये हमने रेखा खींच दी। तो ये आलेख को जहां काट रही है वहां से एक लंबवत रेखा खींचेंगे वाई अक्ष की तरफ, और जहां पे ये वाई अक्ष को मिलेगी वही हमारे वही हमारा वाई का हल होगा। ठीक है, वही हमारा वाई का मान होगा और वाई हमारा क्या है, कार्य। ठीक है, तो ये ऐसे कह सकते हैं हमें वाई कितना मिलेगा, वाई मिल गया हमें 10। ठीक है, वाई मिल गया 10 और वाई क्या है, हमारा कार्य। तो वाई हमें प्राप्त हुआ 10। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब पिंड द्वारा तय की गई दूरी दो मात्रक है तो किया हुआ कार्य कितना होगा, 10। किया हुआ कार्य होगा 10। ठीक है, तो ये हमारा पहले भाग का उत्तर हो जाएगा इसका। उसी तरह अब हमें दूसरे भाग में बताना है, जब अगर तय की गई दूरी जीरो मात्रक है तो कार्य कितना होगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि दूरी कितनी दी गई है, 10, दूरी को हमने माना था x। तो अब हम x अक्ष पर
जहाँ शून्य है x वहां पर इसको प्रदर्शित करेंगे, 0,0 मिलेगा हमें। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमें y का मान कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, तो y बराबर हमें कितना मिला, 0। ठीक है, तो y क्या है, हमारा किया गया कार्य। तो किया हुआ कार्य भी हमें कितना प्राप्त हुआ, 0। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर होगा। अगर तय की गई दूरी 0 है तो किया गया कार्य भी 0 होगा। तो इस तरह हमने इसको आलेख से ज्ञात किया। ठीक है, समीकरण से तो ज्ञात करना आपको आता ही है, बट आलेख से ज्ञात किया। ठीक है, तो आलेख से हमने कार्य को ज्ञात किया। तो इस तरह हमने इस प्रश्न के सभी भागों को हल किया। उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। प्रश्न 7। एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्रा यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए अंशदान दिया, मतलब 100 रुपए का दान दिया। ठीक है, एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x और y रुपए मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए। ठीक है, तो हमें समीकरण का आलेख खींचना है और रैखिक समीकरण को लिखना है। ठीक है, दो चीजें हमें बोली गई हैं। ठीक, तो इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमें दिया गया है, मानने के लिए कहा गया, हम उसको मान लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यामिनी ने जो अंशदान दिया है वो कितना है, x रुपए। ठीक है, यामिनी ने जो अंशदान दिया है वो x है, और फातिमा ने जो अंशदान दिया है वो कितना है, y है। ठीक है, ये हमने मान लिया क्योंकि हमें मानने को कहा गया था। ठीक है, अब हमें और क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि यामिनी का अंशदान और फातिमा का अंशदान मिलाकर कितना रुपए है, 100 रुपए। ठीक है, तो हमने लिख दिया 100 रुपए। यामिनी का अंशदान हमने माना था x और फातिमा का अंशदान माना है हमने y। तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, x धन y बराबर 100। x धन y बराबर 100 हो जाएगा। यही हमारा इस प्रश्न के पहले भाग का उत्तर होगा। दो चरों वाला रैखिक समीकरण होगा ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्तर, x धन y बराबर 100। अब हमें इस रैखिक समीकरण को का आलेख खींचना है। ठीक है, तो हमें इसकी विधि पता है, हम इसका आलेख खींचेंगे। रैखिक समीकरण हमने ज्ञात कर लिया, x धन y बराबर 100। अब हमें इसका आलेख खींचना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर 0 मान लेते हैं। ठीक है, अब x बराबर 0 को हम समीकरण में रखेंगे, तो x की जगह हमने रख दिया 0। तो 0 धन y बराबर 100 हो जाएगा। तो y बराबर कितना मिल गया, 100। तो हम कह सकते हैं 0,100 दिए गए समीकरण x धन y बराबर 100 का एक हल है। अब दूसरा हल ज्ञात करने के लिए हम क्या कर लेंगे, y बराबर 0 ले लेंगे। y बराबर 0 को हम समीकरण में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x धन 0, क्योंकि y की जगह हमने क्या रख दिया 0, बराबर 100। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर 100। तो हम कह सकते हैं 100,0 दिए गए समीकरण x धन y बराबर 100 का एक हल है। ठीक है, तो हमें दो बिंदु प्राप्त हो गए या दो हल प्राप्त हो गए, एक है 0,100 और दूसरा है 100,0। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं। पहला हल हमें मिला 0,100 और दूसरा हल हमें मिला 100,0। ठीक है, अब हम इसे ग्राफ में आलेखित करेंगे। हमें समीकरण मिल गया x धन y बराबर 100 और हमें दो बिंदु भी मिल गए। अब हम इन दोनों बिंदुओं को ग्राफ पर आलेखित करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ग्राफ पर ध्यान दीजिए। हमने जो यहाँ पर ग्राफ लिया है उसमें हमने क्या लिखा है, 50, 100, 150, 200। क्यों लिखा है, क्योंकि हमें कौन कौन से बिंदु आलेखित करने हैं, 0,100, 100,0। ठीक है, तो इसलिए हमने ग्राफ भी अपना उसी हिसाब से लिया है। ठीक है, तो हमने ग्राफ के चारों तरफ इसी तरह से अंकों को लिया है, 50, 100, 150, 200। अब हम पहले बिंदु को आलेखित करते हैं। पहला बिंदु हमारा क्या है, 0,100। ठीक है, तो 0,100 हमारा यहाँ होगा, x बराबर 0 और y बराबर 100। ये हो गया हमारा पहला बिंदु। दूसरा बिंदु होगा हमारा 100,0। ठीक है, तो 100,0 हमारा यहाँ हो गया, लिख दिया हमने 100,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें एक और एक ही रेखा प्राप्त होगी। ये हम दोनों बिंदुओं को मिलाए हमें रेखा प्राप्त हो गई। यही रेखा क्या है, हमारा प्राप्त किए हुए समीकरण का आलेख है। प्राप्त किया हुआ समीकरण था हमारा x धन y बराबर 100, इसका आलेख है। तो यही हमारा अंतिम भाग का उत्तर है। हमने ग्राफ पर आलेखित कर दिया समीकरण को। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा।
बच्चों, अगर आप हमारे एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियोस को तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आएंगे। और आपको इस अध्याय का कोई भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 8। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया है। F बराबर 9/5 गुणा C धन 32। ठीक है, यहाँ पर F फ़ारेनहाइट में तापमान है और C सेल्सियस में तापमान है। अब हमसे इसमें 5 भाग पूछे इस प्रश्न में। पहला भाग है सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। ठीक है, तो जो समीकरण दिया उसका हमें आलेख खींचना है। दूसरा भाग, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा बताएंगे हम। यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान कितना होगा बताना है हमें। यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना होगा बताएंगे। पांचवें भाग में हमसे पूछा है क्या ऐसा कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकता समान हो, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो हम इन पांचों भागों को एक एक करके हल करेंगे। हल करते हैं हम। दिया गया है, क्या दिया गया है हमें, रैखिक समीकरण F बराबर 9/5 गुणा C धन 32। ठीक है, और हमें मानने को कहा गया है कि सेल्सियस का जो तापमान है वो किस पर है, एक्स अक्ष पर है, और फ़ारेनहाइट का जो तापमान है वो किस पर है, वाई अक्ष पर है। ठीक है, ये हम मान लेंगे। तो हमें इसका आलेख खींचना है। आलेख खींचने के लिए हम पहले दो बिंदुओं को ज्ञात करेंगे। तो पहला बिंदु ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, c बराबर 0 ले लेंगे और समीकरण में रख देंगे। तो f बराबर क्या हो जाएगा, 9/5 गुणा c की जगह हमने रख दिया 0 धन 32। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 धन 32। ठीक है, 0 धन 32। f बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 32। तो हम क्या पाएंगे कि 0,32 दिए हुए समीकरण का एक हल है या एक बिंदु है। अब हम दूसरा बिंदु को ज्ञात करते हैं। दूसरे बिंदु को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, f बराबर 0 ले लेंगे। f बराबर 0 को हम समीकरण में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 बराबर 9/5 गुणा C धन 32। जब हम इसको हल करेंगे तो हमें C का मान प्राप्त होगा ऋण के 17.8। तो हम क्या पाएंगे कि ऋण के 17.8 कॉमा 0 दिए हुए समीकरण का एक हल है, अर्थात एक बिंदु है। तो इस तरह से हमने दो बिंदु ज्ञात किए। कौन कौन से दो बिंदु ज्ञात किए, पहला बिंदु 0,32 और दूसरा बिंदु है ऋण के 17.8 0। अब इन दोनों बिंदुओं को हम ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे और फिर उन दोनों बिंदुओं को मिलाकर हम एक रेखा खींचेंगे। वही रेखा हमारे इस समीकरण का आलेख कहलाएगी। आइए अब हम इसको ग्राफ पर आलेखित करते हैं। समीकरण हमें दिया हुआ है f बराबर 9/5 गुणा C धन 32, और हमने दो बिंदुओं को ज्ञात किया 0,32 और माइनस के 17.8 0। ठीक है, तो हम पहले बिंदु 0,32 को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये बिंदु हमारा आ गया 0,32। ठीक है, दूसरा बिंदु हमारा क्या है, ऋण के 17.8 0। तो ये हो गया हमारा ऋण के 17.8 0। ये दो बिंदु हमने ग्राफ पर प्रदर्शित कर दिए। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर हम एक रेखा खींचेंगे। दोनों बिंदुओं को मिलाकर हमने एक रेखा खींची। यही रेखा जो है हमारे दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख कहलाएगी। यही रेखा जो है हमारे दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख है। ठीक है, प्रश्न 8 के भाग 2 में दिया है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तापमान क्या होगा ज्ञात कर लेंगे। दिया गया है हमें C बराबर कितना, 30 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस। ठीक है, इसको हम अपने दिए गए रैखिक समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो C बराबर 30 रखने पर, कहाँ पर रखने पर, रैखिक दिए गए रैखिक समीकरण में, यहाँ पर हम C बराबर 30 रख देंगे। तो C की जगह हमने क्या रख दिया, 30। तो F बराबर हमारा क्या होगा, 9/5 गुणा 30 धन 32। ठीक है, अब आप
5 से 5 काटेंगे तो ऊपर मिलेगा 6, तो बच जाएगा आपका 9 गुणा 6 धन 32। 9 गुणा 6 कितना हो जाएगा आपका 54, तो हो जाएगा F बराबर 54 धन 32। तो F बराबर आपको कितना मिल गया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही आपके इस भाग 2 का उत्तर है। प्रश्न 8 का भाग 3, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है F बराबर 95। ठीक है, अब हम इसे हल करते हैं, हमें तापमान सेल्सियस में ज्ञात करना है। तो हम दिए गए समीकरण में क्या रख देंगे F बराबर 95। दिया गया समीकरण हमारा वही है F बराबर 9/5 गुणा C धन 32। यहाँ पर हम F बराबर कितना रख देंगे 95। F बराबर हमने रख दिया 95। ठीक है, बाकी वही रहा समीकरण 9/5 गुणा C धन 32। तो 9/5 गुणा C कितना हो जाएगा 95 माइनस 32। 95 माइनस 32 कितना हो जाएगा हमारा 63। अब हम 9/5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो C बराबर हमारा क्या हो जाएगा 63 गुणा 5/9। 9 से इसको काटेंगे तो 9 7 63, तो ये हो जाएगा 7। तो C बराबर हमें कितना मिलेगा 7 गुणा 5, यानी कि C बराबर 35। तो यही है हमारा उत्तर इस भाग का। सेल्सियस में तापमान कितना होगा 35 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 8 के भाग 4 में हमें दो चीजें पूछी गई हैं कि अगर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा। तो हम इन दोनों भागों को हल करते हैं। हमें दिया गया है पहले भाग में C बराबर 0, तो हम दिए गए समीकरण में C बराबर क्या रख देंगे 0 रख देंगे। समीकरण हमारा वही है, यहाँ पर हम C की जगह क्या रख देंगे 0। तो हमें F बराबर कितना मिलेगा 9/5 गुणा 0 धन 32। 0 का गुणा किसी से भी होगा तो वो क्या रह जाएगा 0। तो F बराबर हमें क्या मिलेगा 0 धन 32। F बराबर हमें कितना मिल गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यही हमारे इस भाग का उत्तर है। इसी प्रश्न के इसी भाग में दूसरे भाग में हमसे पूछा है तापमान अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा। तो हमें क्या दिया हुआ है F बराबर 0। तो हम क्या करेंगे F बराबर 0 रख देंगे दिए गए समीकरण में। ठीक है, तो F की जगह हम क्या रख देंगे 0। तो हमारा क्या हो जाएगा 0 बराबर 9/5 गुणा C धन 32। ठीक है, तो 9/5 गुणा C कितना हो जाएगा हमारा ऋण के 32 के बराबर हो जाएगा। C बराबर क्या हो जाएगा ऋण के 32 गुणा 5/9। इसे जब हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा ऋण के -17.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यही हमारे चौथे भाग का उत्तर होगा। प्रश्न 8 के 5वें भाग में पूछा है क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक रूप से समान हो। ठीक है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको हल करते हैं। क्या दिया गया है हमें F बराबर C, यानी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में तापमान समान है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे F बराबर C रख देंगे कहाँ पर दिए गए समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो हमने F की जगह क्या रख दिया C रख दिया। ठीक है, बाकी समीकरण वही रहा हमारा। तो 9/5 क्या हो जाएगा 1.8। अब C ऋण 1.8 C बराबर कितना हो गया 32। तो ऋण के 0.8 C कितना हो जाएगा 32 के बराबर। तो C 0.8 गुणा C कितना हो जाएगा ऋण के 32 के बराबर। C बराबर क्या हो जाएगा ऋण के 32 बटे 0.8। जब हम इसमें से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा ऋण के 320/8। तो हमारा C कितना मिलेगा ऋण के 40 डिग्री सेल्सियस। और हमने क्या लिया था F बराबर C, तो F भी हमारा कितना हो जाएगा ऋण के 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही हमारा उत्तर होगा। और हम क्या कह सकते हैं कि हाँ ऐसा भी तापमान है। हाँ ऐसा, हाँ भी हमारा उत्तर है, हाँ ऐसा भी तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकता समान है। तो ये हमारा, और वो संख्या क्या है -40 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न 8 के 5वें भाग का उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न का हल समझ आया होगा।
उम्मीद करते हैं बच्चों आपको एमपी बोर्ड क्लास का ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और यूट्यूब सर्च में भी आपको हमारे वीडियोस ऊपर नजर आएंगे। और आप हमारे वीडियोस को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर अवश्य शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस अध्याय की बाकी अन्य वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।